वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। अपने बात कर रहे थे लेसन नंबर 8 की, जिसके अंतर्गत हमने लास्ट क्लास में किसी क्षण चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव के लिए स्थितिज ऊर्जा को फाइंड आउट किया था। इसी कड़ी में आज अपने पास एक नया टॉपिक होगा जो कि होगा भूचुंबकत्व। तो आज अपने ये जानेंगे कि ये भूचुंबकत्व क्या होता है। एक्चुअल में इससे पहले की क्लासों में हमने प्राकृतिक चुंबक के बारे में पढ़ा था और हमने ये जाना था कि पृथ्वी एक प्राकृतिक चुंबक है, यानी कि पृथ्वी एक ऐसा चुंबक है जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया, ये प्रकृति की देन है। तो पृथ्वी एक प्राकृतिक चुंबक है और इस पृथ्वी के चुंबकत्व को ही भूचुंबकत्व कहते हैं। भू यानी कि भूमि अर्थात पृथ्वी। तो भूचुंबकत्व किसे कहते हो? पृथ्वी एक प्राकृतिक चुंबक है और पृथ्वी के चुंबकत्व को ही आप क्या कहते हो? भूचुंबकत्व कहते हो। बच्चों, भूचुंबकत्व के बारे में कुछ इंटरेस्टेड क्वेश्चन टॉपिक्स हैं, उसको अपने सबसे पहले देख लेते हैं। सपोज दैट ये एक पृथ्वी हो गया, यहाँ पे भौगोलिक उत्तर होगा ऊपर की ओर, यानी कि भूगोल के हिसाब से उत्तर होगा। यहाँ बच्चों भौगोलिक दक्षिण होगा, ओके। और यहाँ भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली एक रेखा आएगी। इस रेखा को बच्चों आप क्या कहते हो? भौगोलिक अक्ष। क्या कहते हो? भौगोलिक अक्ष। ये भूगोल के अनुसार, ज्योमेट्री के अनुसार अपने यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये भौगोलिक अक्ष बन जाएगा। तो भौगोलिक अक्ष किसे कहोगे? पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो भौगोलिक अक्ष कहलाती है, ओके। अब यहाँ पे यदि आप, जैसे कि आप जानते हो कि पृथ्वी की बद्रेखाएं दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, जब आप स्वतंत्रता पूर्वक एक चुंबक लटकाते हो तो वो चुंबक ठीक ठीक उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं ठहरता है, ठीक ठीक एग्जैक्ट उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं ठहरता। वो पृथ्वी के इस भौगोलिक अक्ष के साथ 11.3 डिग्री थोड़ा हटके मूव करके उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। यानी कि जो अपने चुंबक रखेंगे स्वतंत्रता पूर्वक, वो बच्चों इस प्रकार से व्यवस्थित होगा। यहाँ पे एन सिरा आएगा और यहाँ पे एस सिरा आएगा और ये इनका सेंटर पॉइंट हो गया। तो ये तो है चुंबक का उत्तर, चुंबक का दक्षिण। ये है भूगोल का उत्तर, भूगोल का दक्षिण। अब चुंबक के उत्तर और दक्षिण को बच्चों और मिला दो। इस प्रकार से जब आप चुंबक के उत्तर और दक्षिण को और मिला दोगे तो ये कहलाएगा बच्चों चुंबकीय अक्ष। क्या कहलाएगा? चुंबकीय अक्ष। जब हमने भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण को मिलाया तो भौगोलिक अक्ष बन गया। जब हमने चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण को मिलाया तो चुंबकीय अक्ष बन गया। और यहाँ ये जो चुंबकीय अक्ष आपको नजर आ रहा है और ये भौगोलिक अक्ष जो आपको नजर आ रहा है, इनके मध्य में बच्चों हमेशा 11.3 डिग्री का कोण व्यवस्थित होता है। यानी कि 11.3 डिग्री इनके बीच में एक एंगल डिफाइन होता है, एक कोण बनता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आप चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हो तो वो कभी भी एग्जैक्ट उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं ठहरता, वो पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के साथ 11.3 डिग्री पे व्यवस्थित होता है। अब बच्चों अपने यहाँ से यदि इसकी चुंबकीय बल रेखाएं खींचें तो कुछ इस प्रकार से होंगी कि चुंबकीय बल रेखा हमेशा उत्तर से बाहर निकलेगी और दक्षिण में प्रवेश कर जाएगी, दक्षिण ध्रुव में। इसी प्रकार से ये बल रेखा इस प्रकार से इधर से गुजरेगी और ये दक्षिण ध्रुव में प्रवेश कर जाएगी। ऐसा कुछ होगा। इस प्रकार से आप और भी अधिक बल रेखाएं खींच सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा क्रिटिकल न बने, कॉम्प्लिकेट न बने, इसके लिए आप 1-2 बल रेखाएं खींचोगे। इस प्रकार से हमने कुछ एक बल रेखाएं खींच दी है। तो ये डायग्राम शायद अब तक आप जैसे जैसे बना रहे हैं उसके साथ साथ में समझ में आया होगा। हमने बच्चों अब तक भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष को पढ़ लिया है। अब अपने भौगोलिक निरक्ष और चुंबकीय निरक्ष को पढ़ने वाले हैं कि भौगोलिक निरक्ष और चुंबकीय निरक्ष क्या होता है। तो यहाँ पे ग्लोब देखा है आप लोगों ने, जो लोटेनुमा संरचना होती है ग्लोब, और आप लोगों ने ये भी नोट किया होगा कि ग्लोब हमेशा हल्का सा झुका हुआ रहता है, वो एग्जैक्ट ऐसे स्थिर नहीं होता, हल्का झुका हुआ रहता है। वो झुकाव का कारण यही है
तो ग्लोब को कैसे सेटल किया गया है? ग्लोब को सेटल किया गया है कि चुंबक को ठीक उत्तर दक्षिण में रखा गया है और ग्लोब को हल्का सा मूव करवा दिया गया है और 11.3 डिग्री मूव करवाया गया। इसीलिए अपने जो नॉर्मली अपने स्कूलों में या फिर अन्य घरों में जो ग्लोब देखने को मिलते हैं, किसी ऑफिस में ग्लोब देखने को मिलता है, वो हल्का सा में झुका हुआ दिखाई देता है। अब उस ग्लोब की बच्चों आप कल्पना करो, तो ग्लोब की कल्पना यदि आप करते हो तो ग्लोब के उत्तर और दक्षिण को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो तो भौगोलिक अक्ष मिल जाएगा, और जो कि इस प्रकार से थोड़ा सा हल्का सा झुका हुआ हमें मिलेगा। अब इसमें क्या होगा कि इस अक्ष के लंबवत जो ग्लोब है, गोलाकार आकृति है, फुटबॉल आकृति है, उसके बाह्य पृष्ठ को लंबवत इस प्रकार से आप मिलाओ, इस प्रकार से आप उसको मिलाओगे तो मिलाने पे बच्चों आप क्या देखोगे, ये जो रेखा है ना, ये रेखा ठीक इसके लंबवत होनी चाहिए, बिल्कुल बीच में केंद्र बिंदु से इस प्रकार इसके चारों ओर आप एक वृत्ताकार भाग ले लो। वो जो वृत्ताकार भाग होता है वो उसके लिए एक प्रकार से निरक्ष होता है। यानी कि जब आप देखोगे, जैसे कि ये भौगोलिक अक्ष हो गया, ये जो राउंड मुझे वृत्ताकार नजर आ रहा है, ये वाला राउंड, इसमें यदि आप निरक्ष निकालना चाहोगे तो उसके चारों ओर बच्चों, ये देखो आपको प्रैक्टिकली समझना होगा, आप इस प्रकार से देख पाओगे। आपके पास में यदि कोई फिलहाल यदि ग्लोब घर पे नहीं है तो घर पे अपने लोटा होगा, उसको भी आप देख सकते हो कि लोटे के तल और उसके ऊपर वाले मुहाने के अंदर से आप एक पेन को गुजारिए इस प्रकार से, और फिर उस लोटे के चारों ओर आप इस प्रकार से एक राउंड लीजिए। वो जो आपको राउंड नज़र आ रहा है वो इस सेंटर, ये जो अक्ष हमने खींचा था उसके बिल्कुल बीचों बीच से होना चाहिए, और वही आपके लिए निरक्षीय रेखा प्रदान करेगा। तो ये जो आपको एक राउंड नजर आएगा उस लोटे के चारों ओर या ग्लोब के चारों ओर, वो अपने लिए निरक्ष प्रदान करने वाला है। और यहाँ पे इसके केंद्र बिंदु से एक रेखा यदि आप खींच देते हो, या इन पॉइंटों को मिलाने वाली, और इस केंद्र बिंदु से जो रेखा खींचोगे जो कि आपके भौगोलिक अक्ष के ठीक ठीक लंबवत होगी, उस रेखा को आप भौगोलिक निरक्ष कहते हो। यानी कि भौगोलिक अक्ष के लंबवत जो भी रेखा होती है वो भौगोलिक निरक्ष होता है। इसी प्रकार से आप चुंबकीय अक्ष की बात करते हो, सेम परिपाटी आपको फाइंड आउट करनी है, और इसके अंदर भी आप किसमें, चुंबकीय निरक्ष में, तो अक्ष वाले के ठीक लंबवत यदि आप रेखा खींचते हो बच्चों, यानी कि वृत्ताकार भाग काटने की कोशिश करते हो, तो ये भी आपको ठीक ऐसा ही मिलेगा। और जो कि इस प्रकार से आप देख सकते हो, ये भाग हो गया, और इस चुंबकीय अक्ष के लंबवत जो भी हमें रेखा मिलेगी वो अपने लिए चुंबकीय निरक्ष बन जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान रखोगे कि ये जो भाग है वो तो भौगोलिक निरक्ष की भांति होगा, और ये जो भाग आएगा बच्चों वो चुंबकीय निरक्ष हो जाएगा, चुंबकीय निरक्ष हो जाएगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डायग्राम में है वो कॉम्प्लिकेट ना हो, आपको देखने में थोड़ा अजीब लगे, आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले ग्राउंड बनाया, उसका भौगोलिक अक्ष खींचा, उसके बाद चुंबक को रखा, चुंबकीय अक्ष खींचा, चुंबकीय बल रेखाओं को डिफाइन किया, और फिर लंबवत इस प्रकार से काटने वाले हमने दो वर्ताकार भाग ले लिए जो कि भौगोलिक निरक्ष और चुंबकीय निरक्ष बन जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा फंडा होता है बच्चों भू चुंबकत्व का। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि चुंबक स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर हमेशा वो पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष के साथ 11.3 डिग्री पे स्टेबल रहता है, वो ठीक ठीक उत्तर और दक्षिण दिशा में कभी भी व्यवस्थित नहीं रहता है। इसीलिए जो ग्लोब अपने घरों में या दुकानों में या कहीं भी ऑफिस वगैरह में होते हैं वो हल्के से झुकाव पे होते हैं। तो बच्चों बात कर लेते हैं कि भू चुंबकत्व का मूल कारण क्या है, क्यों बना भू चुंबकत्व, मूल कारण क्या होगा इसका। तो बच्चों मूल कारण के पीछे अनेक साइंटिस्ट के अनेक मत है। किसी ने ये कहा कि पृथ्वी के ऊपर जो भी अपने धारा प्रवाहित हो रही है, जो पोल है उसके तारों के अंदर से, उस धारा के कारण जो एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है और जिसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और उसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बना है। कई लोगों ने ये कहा कि पृथ्वी के ऊपर जो चुंबक है उस चुंबक के कारण पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बना है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन एक साइंटिस्ट था एल्सिस्ट नाम से। कौन था? एल्सिस्ट। एक साइंटिस्ट था एल्सिस्ट। एल्सिस्ट ने क्या कहा था? एल्सिस्ट ने एक अपना विचार दिया, एक मत दिया जिसे सर्वसम्मति से सभी वैज्ञानिकों के द्वारा मान लिया गया। और एल्सिस्ट का ये स्टेटमेंट था कि पृथ्वी के गर्भ में, यानी कि बहुत गहराई में, जिसको अपने पाताल मोस्टली बोलते हैं देसी भाषा में, तो पृथ्वी के जो गर्भ में जो धातुएं हैं, लोहा है, निकल है, तांबा है, सोना है, चांदी है,
वो पिघली हुई अवस्था में है, द्रवित अवस्था में। द्रवित अवस्था में क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे अपने ग्राउंड के अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है और इसके गर्भ में टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो भी धातुएं होती है वो द्रवित अवस्था में आ जाती है। तो द्रवित अवस्था में होंगी यानी कि द्रव के रूप में बिखरी पड़ी है, वो तो द्रव के रूप में व्यवस्थित है और पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमता है, जिसके कारण उन द्रवित पदार्थों का मंथन होने लगता है। यानी कि अपने जो घरों में वो दूध में दही से छाछ बनाते हैं ना, वो जो मंथन करते हैं, ठीक ऐसा ही सिस्टम होता है। जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो उनका मंथन होता है और मंथन होने के कारण वहाँ पे भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, यानी कि वर्ताकार रूप में धाराएं उत्पन्न होती है भंवर के रूप में। जैसे पानी में अपने पत्थर मारते हैं तो तरंगें उठती है ना वर्ताकार रूप में, उनको भंवरें बोलते हैं, भंवर बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से उसमें भी भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। जिस प्रकार से अपने घरों में अपने देखते हैं कि दही से जब छाछ बनाते हैं तो वर्ताकार रूप में वो जो घी वगैरह मक्खन वगैरह होता है वो मूव करने लगता है। ठीक उसी प्रकार से जो द्रवित अवस्था में अपने पास धातुएं हैं, जब उनका मंथन होता है तो उस केस में वहाँ पे भंवर धाराएं यानी कि वर्ताकार लूप के रूप में धाराएं उत्पन्न होती है। उसी धाराओं के कारण भू चुंबकत्व उत्पन्न होता है और इस विचार को सभी साइंटिस्ट के द्वारा सर्वसम्मति से मान लिया गया और फाइनली ये हुआ कि हाँ यही इसकी उत्पत्ति का मूल कारण है। इसके अलावा अभी भी बच्चों और भी शोध चल रहे हैं, आगे क्या क्या स्टेटमेंट निकल के आते हैं, क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट होता है, उसको फिर आगे जैसे जैसे अपने फ्यूचर में कभी भी यदि कोई जानकारी मिलती है साइंटिस्टों के द्वारा तो अपने उस चीज़ को जरूर सीखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये है कि एल्सिस्ट का जो मत है वो सर्वसम्मति से मान लिया गया है और विज्ञान उसको पीछे कई सालों से यूज भी कर रहा है। तो बच्चों ये तो हो गया था कि भू चुंबकत्व क्या होता है, उसका मूल कारण क्या हो गया। अब अपने बात करेंगे कि भू चुंबकत्व के मूल अवयव होते हैं 3, वो कौन कौन से होते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं भू चुंबकत्व के मूल अवयव की। तो बच्चों नेक्स्ट अपने पास टॉपिक होगा भू चुंबकत्व के अवयव। भू चुंबकत्व के अवयव। भू चुंबकत्व के बच्चों 3 अवयव होते हैं। एक होता है दिक्पात कोण, जिसको मोस्टली फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है नति कोण, जिसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा होता है भू चुंबकत्व का क्षैतिज घटक। भू चुंबकत्व का क्षैतिज घटक, जिसको BH से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों अपने बारी बारी से इनको समझेंगे कि ये दिक्पात कोण क्या होता है और नति कोण क्या होता है और भू चुंबकत्व का क्षैतिज घटक का मान कितना होता है। तो दिक्पात कोण किसे कहते हो? हमने एक लिया था भौगोलिक अक्ष, ये तो हो गया था बच्चों भौगोलिक अक्ष। एक लिया था हमने चुंबकीय अक्ष, ये हो गया था चुंबकीय अक्ष। ओके, यदि अपने भौगोलिक अक्ष के लंबवत इस प्रकार से एक समतल पृष्ठ को, समतलाकार आकृति को गुजार दे तो वो बच्चों भौगोलिक याम्योत्र कहलाएगा। यानी कि अक्ष के लंबवत, जैसे कि अपने पास सपोज दैट कि ये एक आयताकार कोई आकृति हो गई है और इस प्रकार से आप इसको गुजार दीजिए। तो गुजारोगे तो जब ये इस भौगोलिक अक्ष के लंबवत आकृति गुजरेगी ना, तो यहाँ पे ये गुजरने वाली आकृति है वो भौगोलिक याम्योत्र कहलाएगी। और यदि ये चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरती है तो ये चुंबकीय याम्योत्र बन जाती है। कहने का मतलब ये जो अपने आयताकार आकृति है वो किसी भी अक्ष के लंबवत गुजरती है उस अक्ष के अंदर से, तो वो उसी के नाम से रिप्रेजेंट होती है, याम्योत्र नाम से। यानी कि भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाले समतलाकार पृष्ठ को भौगोलिक याम्योत्र कहेंगे और चुंबकीय अक्ष से इस प्रकार लंबवत गुजरने वाले समतलाकार आकार को क्या कहेंगे? चुंबकीय याम्योत्र कहेंगे। तो यहाँ पे बच्चों भौगोलिक याम्योत्र और चुंबकीय याम्योत्र के मध्य बनने वाले कोण को दिक्पात कोण फाई कहते हैं। किस किस के बीच में? भौगोलिक याम्योत्र और चुंबकीय याम्योत्र के मध्य बनने वाले कोण को आप क्या कहते हो? दिक्पात कोण फाई कहते हो। इसका मान प्रत्येक स्थान पे अलग अलग होता है और डिपेंड करता है कि आप पृथ्वी के कौन से किनारे पे खड़े हो। ओके, तो दिक्पात कोण की परिभाषा क्या बन जाएगी? भौगोलिक याम्योत्र और चुंबकीय याम्योत्र के मध्य बनने वाले कोण को ही दिक्पात कोण फाई कहते हैं। तो ये बच्चों नति कोण क्या होगा? नति कोण को समझने से पहले हमें एक इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी कि सपोज दैट ग्राउंड है, ये पृथ्वी है, सपोज दैट कि ये पृथ्वी है
और ये इसका दक्षिण सिरा हो गया, ये इसका उत्तर सिरा हो गया। तो बच्चों जब अपने एक छड़ चुंबक को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगवाएंगे तो उस केस में हमें ये छड़ चुंबक दो स्थानों पर सीधा ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ मिलेगा और दो स्थानों पर ये इस प्रकार से लेटा हुआ मिलेगा। तो जहाँ पे ये खड़ा हुआ मिलेगा वो तो होंगे इसके भौगोलिक अक्ष उत्तरी और दक्षिण ध्रुव है, और जहाँ पे ये लेटा हुआ मिलेगा वो होंगे इसके भौगोलिक निरक्ष। तो इसको समझने के लिए आप जरा गौर करोगे कि ये जो ब्लैक वाला कैप है इसको बच्चों में मान लेता हूँ कि ये उत्तरी ध्रुव है और ये दूसरी साइड है वो दक्षिणी ध्रुव है। तो जरा गौर से समझना इस बात को कि सबसे पहले हमने इसको स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया तो हम ये कल्पना कर लेते हैं कि ठीक ठीक उत्तर दक्षिण में ठहरा है, उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरा है। 11.3 डिग्री को नेगेटिव मान लेते हैं क्योंकि 11.3 डिग्री बहुत कम मान होता है। तो इसको मैं यदि लटकाऊंगा तो ये ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया चुंबक का दक्षिण और ये हो गया भौगोलिक दक्षिण। तो क्या होगा बच्चों, एक्चुअल में होता ये है कि जब आप इस चुंबक को उत्तरी ध्रुव पे रख देते हो तो चुंबक का उत्तरी सिरा नीचे की ओर होगा। क्यों? क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं के कारण यदि आप यहाँ इसको चुंबक को लेके जाओगे तो यहाँ पे ये चुंबक इस प्रकार से मूव करेगा। जरा गौर से समझना बात को कि दक्षिण ध्रुव से अपने स्टार्ट करेंगे तो बच्चों दक्षिण ध्रुव पे चुंबक का दक्षिण ध्रुव है वो इस प्रकार से स्टेबल रहता है, नीचे की ओर रहता है। और जैसे जैसे आप इस प्रकार से मूव करवाते हो, ये दक्षिण ध्रुव याद रखना, ये उत्तर है, मैंने चेंज कर रोटेट कर दिया समझने के लिए। तो चुंबक को जब आप रोटेट करवाओगे बच्चों वो इस प्रकार से आएगा और ठीक ठीक उत्तरी ध्रुव पे जाने के पश्चात ये उत्तरी ध्रुव है वो नीचे की ओर हो जाएगा। क्यों? आकर्षण प्रकृति के कारण, क्योंकि चुंबकीय बल रेखा यहाँ से बाहर निकलेगी, यहाँ से बाहर निकलेगी, ये सेम डायरेक्शन में होने के कारण ये उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर के द्वारा आकर्षित कर लिया जाएगा और दक्षिणी कंप्लीट दक्षिण ध्रुव पे पृथ्वी पहुंच जाओगे तो पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव पे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव आपको नीचे की ओर देखने को मिलेगा। कहने का मतलब पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पे चुंबक का दक्षिण ध्रुव आपको नीचे की ओर देखने को मिलेगा और पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पे चुंबक का उत्तरी ध्रुव आपको नीचे की ओर देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप पेन को देख पा रहे हो ये कैसे रोटेट हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से बच्चों ये रोटेट होता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। उत्तरी ध्रुव पे ठीक इस प्रकार से ये ऊर्ध्वाधर बनेगा और दक्षिण ध्रुव पे भी ये ऊर्ध्वाधर बनने वाला है। इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा बच्चों यदि मैं पृथ्वी के चारों ओर राउंड में लेके आऊं तो जरा गौर से देखना, मैं इस प्रकार से राउंड लेके आऊंगा अब इसका। तो ये दक्षिण ध्रुव पे है, दक्षिण ध्रुव नीचे की ओर हो गया। जब आप इस प्रकार से आगे बढ़ोगे तो इसमें मूवमेंट इस प्रकार से आता जाएगा, ये धीरे धीरे क्षैतिज होता रहेगा। यहाँ जब ये ठीक पश्चिम दिशा में आ जाएगा तो ये इस प्रकार से बिल्कुल क्षैतिज हो जाएगा और जब ये आगे उत्तर की ओर बढ़ेगा तो इसका उत्तरी ध्रुव है ठीक ठीक है नीचे की ओर आ जाना है। आपको करना क्या है? आपको करना सिर्फ इतना है कि उत्तरी ध्रुव पहुंचोगे तो उत्तरी ध्रुव बिल्कुल नीचे की ओर आ जाना चाहिए और दक्षिण ध्रुव पहुंचते हो तो दक्षिण ध्रुव ठीक नीचे की ओर आ जाना चाहिए। इस प्रकार से आप इसको स्टेबल करोगे। तो दोबारा से मैं मूव करवाता हूँ, पूरा चक्कर कटाएंगे। एक दक्षिण ध्रुव दक्षिण पे नीचे की ओर है, जरा गौर से समझना बात को। उत्तर की ओर लेके जाएंगे तो उत्तरी ध्रुव नीचे बन जाना चाहिए। तो ये उत्तरी ध्रुव लगातार डाउन आता जा रहा है, डाउन आता जा रहा है और जब उत्तरी ध्रुव पे पहुंचेंगे तो ठीक ठीक ये पूरा डाउन आ जाएगा। अब इधर और जाना है हमें, तो जब दक्षिण ध्रुव पे पहुंचेंगे ना तो ये दक्षिण ध्रुव बिल्कुल डाउन आ जाना चाहिए। अब बच्चों इसको लगातार दक्षिण ध्रुव धीरे धीरे डाउन आता जाएगा, डाउन आता जाएगा और दक्षिण ध्रुव पे जाकर के ये बिल्कुल डाउन हो जाएगा, यानी कि ग्राउंड की ओर हो जाएगा। तो उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे तो ये इस प्रकार से उत्तरी ध्रुव डाउन आता जाएगा और दक्षिण की ओर जाएंगे तो ये दक्षिण ध्रुव लगातार डाउन आता जाएगा। इस प्रकार से इसकी व्यवस्था होती है। एक छड़ चुंबक ठीक ऐसा ही व्यवहार करता है। तो जैसे जैसे अपने चुंबक को घुमाते हैं तो क्या होता है, चुंबक को घुमाने पर बच्चों कंडीशन ये होती है कि यहाँ पे ये ऊर्ध्वाधर है, यहाँ ये आपको क्षैतिज मिलेगा पश्चिम में, यहाँ ये आपको ऊर्ध्वाधर मिलेगा उत्तर में, यहाँ ये आपको क्षैतिज मिलेगा क्योंकि यहाँ पे ये चुंबक बिल्कुल बीच में होगा तो उत्तर और दक्षिण का बराबर प्रभाव रहेगा और वापस दक्षिण पे आएंगे तो ये ऊर्ध्वाधर मिलेगा। यानी कि पृथ्वी के एक चारों ओर चक्कर कटवा देना तो एक छड़ चुंबक हमें दो स्थानों पे ऊर्ध्वाधर मिलती है और दो स्थानों पे क्षैतिज मिलती है। ये इसमें सोचने वाली बात होगी, सिंपल सी। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक ही चुंबक के अनेक स्थानों पे अनेक डायरेक्शन हमें प्राप्त हो गई और ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव हो गया ना, तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से यानी कि ऊपर की ओर चुंबकीय बल रेखाएं पास होती हैं। तो चुंबक की जो दिशा है चुंबकीय क्षेत्र की बच्चों ये हो गई इसकी दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो यदि मैं पूरे पृथ्वी में न तो एक किनारे पे चुंबक को रखता हूं न बीच में चुंबक को रखता हूं, बिल्कुल निरक्ष के ऊपर, मैं अक्ष और निरक्ष के बीच में चुंबक को रखता हूं तो क्या कंडीशन बनेगी? ये पृथ्वी है, इस दिशा में इसका क्षैतिज तल है पृथ्वी का और ये उसका ऊर्ध्वाधर तल है। ओके, तो यदि ध्यान रखना एक क्षैतिज तल है, अभी अपने यूज में लेंगे क्षैतिज तल को।
इस प्रकार से चुंबक को मूव करवाते हो तो ये आगे की ओर उत्तर में जाएगा तो उत्तरी सिरा नीचे की ओर आ जाना है, और दक्षिण में आएंगे तो दक्षिण सिरा नीचे की ओर आ जाना है। लेकिन बीच में क्या होगा, कहीं ना कहीं बीच में इस प्रकार से बनेगा, ठीक ठीक बीच में इस प्रकार की कंडीशन आएगी, क्षैतिज हमें प्राप्त होगा। ओके, तो थोड़ा सा मैं बैक कर लेता हूं। तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन बच्चों देखो कहा रॉकेट की बात ऊपर की ओर नजर आ रही है। तो अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये, और यहाँ पे पृथ्वी का क्षैतिज घटक हो गया ये पृथ्वी का क्षैतिज घटक हो गया, और ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन हो गई। तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन जो कि पैन की दिशा में है, और ये क्षैतिज घटक हो गया। तो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी का क्षैतिज घटक, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है रॉकेट की भांति, ये जो एंगल होता है बच्चों वो थीटा होता है, नति कोण कहलाता है। यानी कि ये तो अपने पास चुंबक था, इस प्रकार से मूव करवा रहे थे, और यदि मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ ना तो आप ऐसा समझ सकते हो कि सपोज दैट कि ये पृथ्वी का क्षैतिज घटक है, इस प्रकार से ग्राउंड है पूरा का पूरा, यहाँ चुंबक रखा मैंने, ये दक्षिणी ध्रुव था और ये उत्तरी ध्रुव था। तो चुंबक इस प्रकार से मूव करेगा, तो चुंबक मूव करेगा तो कुछ समय पश्चात ऐसे आ जाएगा, फिर कुछ समय पश्चात ऐसे आ जाएगा, यहाँ ये हमें क्षैतिज मिलेगा, फिर ये देखो ये डायरेक्शन है वो एन की डायरेक्शन है, ठीक है। इस प्रकार से हमें ये मूव करता हुआ मिलेगा, और यहाँ पे ठीक ऐसे एन सिरा नीचे की ओर आ जाएगा। तो यहाँ यदि आप बात कर लो एक स्थान पे, तो बच्चों यहाँ पे एक एंगल बनता है कितना, थीटा, जो किस किस के बीच में, पृथ्वी का ये क्षैतिज घटक हो गया, क्षैतिज घटक, और ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी, इनके बीच में एंगल बनता है जो कि क्या बन जाता है, थीटा, यानी कि नति कोण। इस स्थान पे बात करते हो तो बच्चों ये थीटा बन जाता है। यहाँ पे बात करोगे तो बच्चों यहाँ पे थीटा 0 डिग्री बनेगा, समांतर बन चुका है। और यदि मैं यहाँ अक्ष के ऊपर बात करूँ तो यहाँ पे अक्ष पे कितना बनता है जी, 90 डिग्री बनता है। यहाँ अक्ष के ऊपर भी नति कोण का मान कितना बनता है, 90 डिग्री, और निरक्ष के ऊपर कितना बनता है, 0 डिग्री, क्योंकि निरक्ष पे ये चुंबक है वो समांतर हो जाता है, पृथ्वी की दिशा में एक कोण बनाता है जो कि 0 डिग्री बन जाता है। तो इंपॉर्टेंट बात तो ये होगी कि नति कोण का मान पृथ्वी के ध्रुवों पे 90 डिग्री होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नति कोण का मान पृथ्वी के ध्रुवों पे 90 डिग्री होता है और निरक्ष के ऊपर 0 डिग्री रहता है। लेकिन नति कोण कहते किसे हो, नति कोण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के मध्य बनने वाले कोण को ही नति कोण कहते हैं। यानी कि एक छड़ चुंबक है, उसका चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन और पृथ्वी का क्षैतिज घटक, इनके मध्य बनने वाले कोण को ही आप क्या कहते हो, नति कोण कहते हो। और नति कोण का मान पृथ्वी के ध्रुवों पे 90 डिग्री होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में आता है। और निरक्ष के ऊपर नति कोण का मान 0 डिग्री होता है। तो बच्चों आज हमने ये 2 टॉपिक पढ़ लिए, तीसरा थोड़ा लेंथी है, इसको अपने कल बात करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू।